गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं। जनरली इसे कहा गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और हाउ टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के लिए बताया गया है कि जनरली जब भी हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं तो हमें हमारी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, हमारे डेटा का सेंटर या फिर मिडिल पॉइंट क्या है, ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करनी होती है। Now how we will measure central tendency and what is central tendency? तो जब सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीजें आती है, मीन, मीडियन एंड मोड। तीनों अलग अलग है और तीनों का अपना अपना अलग अलग कैलकुलेशन के फॉर्मूले एंड कैलकुलेशन का वे है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीन। अब जो मीन है उसे अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, उसे अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। इसके साथ साथ अलग से ज्योमेट्रिक मीन भी निकलता है। और ये जो मीन होता है, ये मीन हर एक अलग अलग डेटा के, जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले डेटा देखा, हर एक डेटा के लिए अलग अलग तौर पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जब अरिथमेटिक हमारे सब रिसर्च एंड स्टैट में अरिथमेटिक मीन ही है हमारे कोर्स के लिए, जनरली बेसिकली 4th ईयर बीएमएस के लिए। So now what is mean? So mean, it is defined as sum of all observation by dividing total number of observations. तो क्या होता है कि जितने भी हम लोग ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करते हैं उन सारे ऑब्जर्वेशंस को सम करना है, उनका समेशन करना है। सपोज 10 ऑब्जर्वेशंस है तो हम लोग 10 ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट कर लेंगे, उसका एडिशन कर लेंगे और 10 ऑब्जर्वेशन का जो भी एडिशन का हमारा रिजल्ट आता है उसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 10, या हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने, 10। तो इस प्रकार से हम लोग अरिथमेटिक मीन सिंपल निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स इट इज अ मीन स्मॉल, और समेशन ऑफ एक्स यानी क्या? समेशन यानी एडिशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, और एन क्या है? एन इट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रकार से हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। जब भी हम लोग अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो सिंपल सीरीज के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला थोड़ा सा, ये जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही फॉर्मूला है। बट जब डिस्क्रीट सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज यानी क्या कि जिसमें फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो उस समय पे फिर हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो जनरली डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए एक अलग फॉर्मूला आता है। जैसे डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है समेशन, उसका समेशन करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास में एक डेटा है, उस डेटा में फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे? कि सपोज एच बी अगर हम लोग किसी पेशेंट का लेते हैं तो एच बी लेते समय 11.4, 11 टू 12, ये एच बी कितने स्टूडेंट्स का आता है? 12 टू 13 कितने स्टूडेंट्स का आता है? 13 टू 14 कितने स्टूडेंट्स का आता है? तो ये पूरी एच बी जो फ्रीक्वेंसी है 11 टू 12, 12 टू 13, 13 टू 14, इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और उधर साइड में फिर जो भी हमारे फ्रीक्वेंसीज आती है उनका कैलकुलेशन करेंगे। तो इन दोनों कैलकुलेशन का हम लोग डिवीजन करेंगे, जिससे हमें हमारा डिस्क्रीट डेटा के लिए मीन निकलेगा। वैसे ही कंटिन्यूअस डेटा के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करके ही हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। ओके, जब हम लोग अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। सम देयर आर सम मेरिट्स एंड सम डीमेरिट्स। अब मेरिट्स कौन कौन से है कि ये यूजफुल कैसा है, इसको किस प्रकार से उपयोगिता होती है? तो इजी टू कैलकुलेट है। जनरली अरिथमेटिक मीन कैसा है? इट इज इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है। हाँ, और ये रिजिडली डिफाइंड होता है। रिजिडली यानी रफली नहीं रहेगा, फॉर्मली रहेगा कि नहीं। अगर हम लोग 10 ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, 10 ऑब्जर्वेशन जो भी है उनकी वैल्यू उसको डिवाइडेड बाय 10 करना है। 50 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय 50 करना है, जो भी हमारा सम आ रहा है सभी का।
तो ये रिजिड है, इसमें कुछ फेरफार नहीं होता है या कुछ इसमें मोल्डनेस नहीं रहता है, इलास्टिसिटी नहीं रहती। देन जनरली ये जो है इट इज अवेलेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैक्सिमम अभी हम लोग जब आगे देखेंगे कुछ फॉर्मूले या फिर जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले या प्रोसीजर्स है, जैसे एनोवा टेस्ट है, फिशर टेस्ट है, टी पेयर टेस्ट है, देन पेयर टी टेस्ट है, देन विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट है, इन सभी में हमें अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ता है। उसी के बाद में फिर कैलकुलेशन होता है, मीन निकाल के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। जनरली नेक्स्ट इसका मेरिट है कि ये इट इज डिपेंड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन एंड इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्रैक्शन। जनरली सैम्पलिंग फ्रैक्शन जो होते हैं उससे ये अफेक्ट नहीं करता है। कुछ भी सैम्पलिंग फ्रैक्शन हो, वेदर इट मे बी 2, 3, 4, 8 अन नंबर ऑफ सैम्पलिंग हो, बट इट इज नॉट अफेक्टेड। हाँ, इसके कुछ डीमेरिट्स है। व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स? जनरली ये क्वांटिटेटिव डेटा में ही यूज होता है, क्वालिटेटिव डेटा में हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसको डिफाइन ग्राफिकली नहीं कर सकते। जब अगर हम लोगों को जनरली ग्राफ्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, जैसे हम लोग डेटा में पढ़ा था कि ग्राफ और जो टैबुलेटेड फॉर्मेशंस वगैरह है, ये इजी टू एक्सप्रेशन है, इजी टू अंडरस्टैंडिंग है, तो इनमें हम लोग अरिथमेटिक मीन को नहीं रख सकते, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। देन इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। कुछ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होते हैं, उससे ये अफेक्ट करता है। इट कांट ऑब्टेन इवन इन सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग। अगर हम लोगों को जैसे पता है हमारा n 50 है और 50 में से हम लोगों ने 49 ही ऑब्जर्वेशन लिए हैं, तो हमारा अरिथमेटिक मीन गलत हो जाता है, हमारा मीन गलत हो जाता है, हम लोगों को उसका यूज बिल्कुल भी नहीं होता। देन अरिथमेटिक मीन के बाद में नेक्स्ट हमारा है मीडियन। तो नाउ व्हाट इज मीडियन? तो मीडियन क्या होता है कि इट इज द जनरली जो सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसका मिडिल ऑब्जर्वेशन, उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। So this median it is middle observation. Then generally ascending और descending manner में जब हम लोग डेटा को लगाते हैं तब उस समय पे हम लोग ये मीडियन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोगों ने एक डेटा है उसका कैलकुलेशन करना शुरू किया, तो हम लोगों का मीडियन कैसे आएगा कि जैसे 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 ये हमारी रीडिंग्स है। इस रीडिंग में कैसा रहेगा कि जितने भी हमारी रीडिंग्स है उसका मिडिल पोर्शन कौन सा है, कि जैसे हम लोगों ने रीडिंग लिया 5, 6, 8, 9, 11 जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो ये 5 ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किए। 5 ऑब्जर्वेशन का बीच में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे n क्या हो गया, 5 हो गया। n क्यों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो 5+1 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो जो थर्ड वैल्यू है, जो थर्ड वैल्यू होती है वो हमारी मीडियन निकलेगी। जनरली इस फॉर्मूले से हम लोगों को जो नंबर आता है वो नंबर हमारा मीडियन होता है। इससे हम लोग कितना भी कैलकुलेशन, कितने भी बड़ा डेटा हो उसका मीडियन जल्दी से निकाल सकते हैं। n नंबर है, सपोज हमारे 100 ऑब्जर्वेशन है, तो 100+1 101 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 50.1 नियर टू 50.5। 50.5 के एकदम करीब कौन सा है, इधर 50 और 51। तो हम लोग जो भी 50 और 51 के पास की जो वैल्यू है वो हम लोग लेंगे जनरली 50, तो ये हमारा मीडियन आता है। फिर नेक्स्ट है मोड। नाउ व्हाट इज मोड? सो मोड इट इज द ऑब्जर्वेशंस हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जनरली जब फ्रीक्वेंट डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी रहती है डेटा की, रिपीटेड टाइम डेटा होता है, तो उसमें जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन है फ्रीक्वेंसी पे
उसे हम लोग मोड कहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले हम लोगों को डायरेक्टली एक तो हम लोगों को कैलकुलेशन देखना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है 5 6 7 5 10, ये ऑब्जर्वेशन में ज्यादा से ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर हुआ है तो 5, तो यहाँ पे 5 ये मोड हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में 20 18 14 20 13 14 30 19, तो यहाँ पे क्या होता है मोड क्या रहेगा कि 14 भी है और 20 भी है, ये रिपीट हो रहा है, तो दो दो बार दोनों रिपीट हो गए, दोनों इक्वल है। तो इस समय पे क्या कहेंगे हम लोग कि जो 14 है और 20 इनके बीच की जो वैल्यू इसमें दिख रही है वो रहेगा मोड। इनके बीच में क्या दिख रहा है तो 18 और 19 है जनरली, तो नियर टू 20 एक तो 19 या फिर 18, तो इस प्रकार से 14 एंड 20 इसके मोड हो गए। इसमें भी मोड निकालते समय हम लोग मोड के लिए भी सिंपल सीरीज के लिए अलग से मोड निकलता है और डिस्क्रीट वैल्यू के लिए अलग से मोड निकलता है। जब हमें सिंपल सीरीज के लिए मोड निकालना है तो डायरेक्टली जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे हम लोग मोड डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 6 7 5 है, यहाँ पे 5 रिपीटेड ट्वाइस है, तो ये हमारा मोड हो गया। नेक्स्ट अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले फ्रीक्वेंसी टेबल निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल में कौन सी रिपीटेड होते जा रही है उन सभी का वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद में फिर वहाँ पे देखते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है। ओके, तो वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो हमारा मोड होगा। देन कंटिन्यूस डेटा जो रहता है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके फिर हम लोग मोड निकालते हैं। अब मोड के भी कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है। मोड इजी टू कैलकुलेट और अंडरस्टैंड, सिमिलर एज दैट ऑफ मीन, डजंट इफेक्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, कितने भी ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो इसमें कुछ फर्क गिरता नहीं है। जनरली इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पे भी इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जनरली हिस्टोग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बार डायग्राम होते हैं, वो जितने बार डायग्राम जितना सबसे बड़ा ऊंचा वाला है वही हमारा मोड का होगा। फिर डीमेरिट क्या है, जनरली इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इल डिफाइंड है। जनरली एक से ज्यादा मोड आ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने मीडियन देखा मीन देखा, इन दोनों में एक से ज्यादा नहीं आएगा, मीडियन एक ही रहेगा और मीन भी एक ही रहेगा। बट इन केस ऑफ मोड, मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। मोड यू कैन गेट 1, यू कैन गेट 2, यू कैन गेट 5 एंड नंबर ऑफ मोड यू कैन गेट। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा 20 18 14 24 13 14 30 19, इसमें क्या हो गया 20 टाइम्स रिपीटेड है और 14 भी दो बार रिपीट है। यहाँ पे मोड कितने हो गए, दो हो गए, 14 एंड 20। तो ये इसका एक लैक्यूना है एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसी के वजह से जनरली क्या होता है कि मोड एक से ज्यादा होते हैं, तो हम लोग कैलकुलेशन अगर फर्दर कोई भी कैलकुलेशन करना है, अगर हमें यू निकालनी, वैल्यू ऑफ यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ टी निकालनी है, तो हम लोग उनका यूज नहीं कर सकते क्योंकि दो वैल्यू से दो वैल्यू पुट करके हमें दो डिफरेंट z स्कोर यू स्कोर p वैल्यू निकलेंगे। तो बेटर वे वी गो विद p एंड और अदरवाइज वी कैन गो विद दिस मीडियन। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। जनरली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग कैसे करते हैं। इस मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ में हम लोग फिर दूसरे भी चीजें देखते हैं